वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPCS प्री CSET के एक महत्वपूर्ण बिंदु इंटरपर्सनल स्किल के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया सबसे पहले पहला पॉइंट है कि किसी ने एक RTI के तहत जानकारी मांगी है। मान के चलिए आप एक अधिकारी हैं और आपसे क्या किया गया कि RTI के तहत कोई जानकारी मांगी गई है और आपको लगता है कि इस जानकारी को सार्वजनिक किया गया तो आपके कार्यालय की छवि खराब होगी, तो ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी जानकारी जिससे अगर आपको लग रहा है कि कार्यालय की छवि खराब होने वाली है तो उस जानकारी को आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, परंतु RTI में मांगी गई सभी उचित जानकारी तुरंत देंगे। देखिए, जो ऐसा पार्ट है जिससे पता चलेगा कि इस ऑफिस की, इस कार्यालय की छवि खराब होगी, विभाग की छवि खराब होगी, आप उसे रोकेंगे। बाकी और जितनी जानकारी आप उसे तुरंत प्रदान करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, यदि सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा बटुआ प्राप्त होता है, आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको पैसे से भरा एक बटुआ मतलब पर्स मिलता है और भले ही आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा करवाने हेतु धन की आवश्यकता हो, तो इस स्थिति में बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करना सर्वाधिक उचित होगा। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन बताया जा रहा है कि आपको अपना फीस जमा करना है, मतलब जो शुल्क है ये तुरंत जमा करना है ना। आपको पैसे की भी सख्त आवश्यकता है और आपको एक पर्स मिला तो चाहे तो आप पर्स में से पैसा निकाल के अपना फीस जमा कर लीजिए, लेकिन नैतिकता क्या है कि जो बटुआ का मालिक है, मतलब जो पर्स का मालिक है, इसे ढूंढने का प्रयास करना उचित होगा। इस संदर्भ में प्राप्त बटुए को पुलिस को सौंप देना एक उपयुक्त निर्णय होगा। मतलब जो पर्स है आप इसे पुलिस को सौंप दीजिए, पुलिस उसके मालिक को ढूंढकर उसे वहां तक पहुंचा देगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, यदि आपके पड़ोस में के मकान में आग लग जाती है तो इस संदर्भ में आपके द्वारा आग बुझाने का प्रयास करना तथा अग्निशमन दल को सूचित करना ही सबसे उपयुक्त निर्णय होगा। देखिए यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल मतलब आपके ऐसे स्किल को चेक किया जा रहा है जो समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपके पड़ोस के मकान में आग लग गई है ना, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मतलब तुरंत आप आग बुझाने का प्रयास करेंगे, अगर संभव है तो ठीक है, मतलब आप बुझा लेंगे। बाकी प्रयास के साथ साथ आपको क्या करना है, जो अग्निशमन दल है मतलब फायर विभाग है उसे आप तुरंत सूचित करेंगे, है ना। आगे दिया अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान मतलब इंट्यूशन में तर्क या तर्क संगत प्रक्रिया के उपयोग के बजाय वास्तविक प्रमाण के बिना भावनाओं, अनुभव या वृत्ति के द्वारा एक निर्णय पर स्थिरीकरण किया जाता है। मतलब जो अंतर्ज्ञान है इसमें जो सहज ज्ञान है ना, इसमें तर्क या तर्क संगत प्रक्रिया के उपयोग के बजाय मतलब आप तर्क या तर्क संगत प्रक्रिया नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या होगा, वास्तविक प्रमाण के बिना, है ना, भावनाओं, अनुभव या वृत्ति के द्वारा एक निर्णय पर स्थिरीकरण लिया जाता है। अर्थात इसमें अनुभव, भावनाओं एवं संचित फसलों पर आधारित निर्णय लिया जाता है। मतलब वास्तविक ज्ञान को देखा ही नहीं जा रहा है, वास्तविक प्रमाण को देखा ही नहीं जा रहा है, जो अनुभव है, जो भावना है, इसके द्वारा मतलब इसमें निर्णय लिया जा रहा है। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालय द्वारा तीव्रता लाने हेतु विशेष प्रयास या उपाय करने के साथ साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी विवाद निपटारे हेतु विशेष अधिकार दिए जाने आवश्यक होते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि विभिन्न विभाग है ना, इसमें कुछ विवाद है, इसको निपटाने के लिए न्यायालय में तीव्रता तो लाया ही जाएगा, साथ ही साथ जो विशेष विभाग है ना उसके अधिकारियों को भी मतलब विशेष अधिकार दिया गया है कि आप ऐसे विवादों को निपटा सकते हैं। इस प्रकार न्यायालयों पर से अतिरिक्त बोझ कम होता है और यह उनकी कार्य गति को बढ़ा देता है, जो पुनः इसी मामले हेतु लाभदायक सिद्ध होता है। अब क्या होगा कि भाई जब बोझ कम हो जाएगा तो कार्य जल्दी होगा और कार्य जल्दी होगा तो फिर मतलब फायदा होगा, है ना। आगे दिया कार्यस्थल पर समता, इक्विलिब्रियम एट प्लेस वर्क, मतलब आप कहीं पर काम करें वहां पे सबको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। का अर्थ है कर्मचारियों के समय एवं ऊर्जा का समक्ष एवं प्रभावी उपयोग करना। आगे दिया चूंकि यह एक संसाधन है, तो संसाधन आवंटक इस कार्य को करता है। इस प्रकार प्रबंधन तंत्र में संसाधक आवंटक संसाधनों में समुचित आवंटक के द्वारा अल्पकालिक समायोजनों एवं संरचनाओं परिवर्तनों में समता बनाए रखने का कार्य करता है। विकिरणक कर्मचारियों के व्यवहार एवं अभिवृष्टियों को प्रभावित करने के लिए सूचनाएं प्रवाहित करता है।
व्यवधान सुधारक पर किसी अवांछित घटना या संकट के से निपटने का उत्तरदायित्व होता है। वार्ताकार प्रबंधकों एवं कर्मचारियों, यूनियनों, ग्राहकों या हितधारकों के साथ वार्ता के माध्यम से समाधान निकालता है। मतलब कुल मिला जुला के ये बताया जा रहा है कार्यस्थल पर समता, मतलब जो कार्यस्थल है वहां पे समानता का क्या तर्क होता है। आगे दिए सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके रंग रूप के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति है ना उसके रंग रूप के आधार पर उसे आंकना नहीं चाहिए। भाई वो एकदम फटे हाल दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप अंदाजा लगाएंगे कि वो सच में कमजोर है, फटे हाल है, या कोई बहुत ही हाव भाव में दिख रहा है, उसका एक्सप्रेशन एकदम अलग स्तर पर चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा जानकारी बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है, ये कहने का तात्पर्य है। विद्यालयों में विदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य इरादा है कि भारतीय और विदेशी भाषाओं का समान महत्व। देखिए स्कूल में जो विदेशी भाषा है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये माना जा रहा है ना कि जो भारत की भाषा और विदेशी भाषा ये इनका महत्व समान है। वह जो मानता है कि सभी चीज़ों और जीवन में घटनाएं पूर्व निर्धारित होती है वह एक भाग्यवादी मतलब फैटलिस्ट होता है। भाग्यवादी कर्म पर नहीं बल्कि भाग्य पर विश्वास करता है। उसे लगता है कि जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। मतलब ये बताया जा रहा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि जीवन की सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित है उसे फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी कहते हैं। अब भाग्यवादी क्या, ये कर्म पर भरोसा नहीं करते हैं, इनको लगता है कि जो चीज़ होना है वो तो होकर ही रहेगा, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे दिया पूंजीवादी गरीबी तथा विकास के शीर्षोन्मुख उपागम को किसी न किसी रूप में आर्थिक असशक्तिकरण के स्रोत के रूप में जाना चाहिए। देखिए आर्थिक असशक्तिकरण मतलब आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, इसमें पूंजीवाद गरीबी विकास का जो मतलब मुख है वो नीचे की ओर जा रहा है, ये सब होना चाहिए। आगे दिया जा रहा है ना कि जबकि सहभागी विकास आर्थिक सशक्तिकरण का स्रोत है, तो यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि पूंजीवाद क्या है, तो ये आर्थिक असशक्तिकरण है, गरीबी आर्थिक असशक्तिकरण है ना, जो विकास है ये ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, आर्थिक असशक्तिकरण है। जबकि सहभागी विकास का मतलब आप सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, ये आर्थिक सशक्तिकरण का स्रोत माना जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए अब दिया अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं सह संप्रेषण कौशल है ना। अब कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, सूचनाओं की प्राप्ति तथा सूचनाओं के प्रेषण का एक स्वाभाविक मानवीय एवं संगठनात्मक आवश्यकता है। देखिए ये बताया जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण होता है, ये जो सूचना है ना इनको प्राप्त करना है, सूचनाओं को प्रेषित करना है, इसका एक स्वाभाविक मानवीय एवं संगठनात्मक आवश्यकता है। मिलेट ने संचार को प्रशासनिक संगठनों का रक्तधारा बताया। देखिए प्रशासनिक संगठन, इसकी जो रक्त धारा है ये क्या है, ये संचार है मतलब कम्युनिकेशन है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं मिलेट ने कहा है कि जो कम्युनिकेशन होता है ये प्रशासनिक संगठन का रक्त धारा है। पीफनर के अनुसार संचार प्रबंध का हृदय है, मतलब जो मैनेजमेंट है इसका हर्ट कौन है, ये कम्युनिकेशन है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कम्युनिकेशन इज द हर्ट ऑफ मैनेजमेंट। आगे दिया जा रहा है जॉर्ज और टेरी ने संचार के बारे में क्या बताया। संचार संगठनात्मक कार्यों और प्रबंधकीय कार्यों के लिए चिकनाई का कार्य करता है। तो आप यहाँ से सीधा सीधा चीज़ें याद रख सकते हैं, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किसने क्या कहा है संचार के बारे में। देखिए संचार के बारे में मिलेट ने कहा है कि ये रक्तधार है, मतलब ऐसे समझिए ना, ऐसे देखिए मिलेट, आप ये मान लीजिए ना कि मिलेट खाने से ब्लड बढ़ेगा, है ना, एक छोटा सा ट्रिक है ना, मिलेट खाने से ब्लड बढ़ेगा, ठीक, मान लो भले ही नहीं होता है, ऐसे मैंने लिख लिया है ना, मिलेट खाने से ब्लड बढ़ेगा, ठीक। अब देखिए जब आपने ऐसे लिख दिया तो आप मिलेट और ब्लड है ना, ब्लड मतलब रक्त, तो आपको पता चल जाएगा कि जो संचार है ये प्रबंधन का क्या है, ये सीधी सी बात है प्रबंधन का रक्तधार है। इसके बाद देखिए पीफनर है ना, अब यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं पीफनर ने प्रबंधक को हर्ट दे दिया, है ना, बस ये दूसरा हो गया। मतलब किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए पीफनर या फिर जो भी, मतलब पीफनर का हर्ट, मतलब कैसे भी आप याद कर लो, ठीक। तो प्रबंध का संबंध हृदय से, ये किसने कहा, पीफनर ने कहा है ना। बाकी इसके बाद चिकनाई की बात करेंगे तो जॉर्ज और टेरी चिकने हैं, तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे कि भाई ये चिकनाई का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्थूल रूप से संचार के कार्य। अब संचार के कार्य क्या क्या होते हैं, सूचना, अभिप्रेरणा, भावनात्मक अभिव्यक्ति और नियंत्रण, ये संचार के चार कार्य हैं, है ना। संचार के तत्व की बात करेंगे, देखिए संचार में कौन कौन है, सबसे पहले एक सेंडर होगा जो मैसेज को भेजेगा, तो इसे सूचना दाता या संप्रेषक कहते हैं। सूचना या जानकारी, जो मैसेज होगा, सूचना का माध्यम या विधि मतलब मीडियम आएगा, सूचना प्राप्त करता इसे रिसीवर कहेंगे, और प्रत्युत्तर या वांछित प्रक्रिया मतलब फीडबैक कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन होगा, सबसे पहले सेंडर होगा, सेंडर मैसेज को सेंड करेगा, फिर यहाँ से मीडियम के पास जाएगा,
फिर इसके बाद रिसीवर आएगा और इसके बाद फीडबैक आएगा। तो ये इतनी चीज़ें होती है, मतलब सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। तो ये क्रम याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है जहाँ पे आपको क्रम पूछा जाता है। अब आगे यहाँ पर दिया गया संचार के प्रकार माध्यम के आधार पर। तो देखिए माध्यम के आधार पर संचार कितने प्रकार का है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है मौखिक संचार। मौखिक संचार मतलब बोलने व सुनने की विधि। मौखिक वार्तालाप कई बार एक तरफा, कई बार द्विमार्गी होता है। जैसे देखिए रेडियो, फिल्म, टेलीविजन, टेलीफोन, वार्तालाप, सम्मेलन, साक्षात्कार, ये मौखिक संप्रेषण है ना, यह संचार है। आगे लिखित संचार, मतलब ये लिखित या मुद्रित होता है। जैसे पुस्तक है, पत्र पत्रिका है, पोस्टर है, होर्डिंग्स है, साइन बोर्ड है, बुलेटिन है, आदेश पत्र है, नियमावली, चार्ट पत्र, ये सब क्या होते हैं, लिखित होते हैं। आगे है प्रतीकात्मक, मतलब सिंबॉलिक है ना, जैसे इशारे या प्रतीक। अब ऐसे समझिए ना, जैसे आप एक सिग्नल दिख रहे हैं ना, अब सिग्नल में यहाँ पर रेड है ना, इसके बाद येलो है, ग्रीन है। अब जैसे रेड होता है तो क्या कोई आपसे कहता है क्या कि रुक जाइए, नहीं कहता है। आप वहाँ पे सिग्नल देख के समझते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में ऐसे मोबाइल बना रहता है ना, मोबाइल का ऐसा सिग्नल बना रहता है और फिर यहाँ पे इस पर क्रॉस लगा रहता है, मतलब आप समझ जाते हैं कि मोबाइल यूज़ करना नहीं है। तो ये सिंबॉलिक होते हैं। अब आगे दिया प्रवाह के आधार पर। प्रवाह के आधार पर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किस तरीके से इसका फ्लो है। तो दिया जा रहा है मतलब जो अंध संचार, मतलब डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि आपका कम्युनिकेशन नीचे की ओर चलेगा। देखिए किसी संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा निम्न या अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना भेजना, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसको डाउनवर्ड कहेंगे। इसकी प्रकृति प्रायः आदेशात्मक होती है, मतलब भाई आप बड़े हैं, आप किसी छोटे को कह रहे हैं तो आदेश देंगे, है ना। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। उर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, तो ये जो नीचे वाला अधिकारी मतलब छोटा कर्मचारी वो बड़े कर्मचारी को देगा, है ना। ये प्रार्थनात्मक प्रकृति की होती है। भाई आप मतलब नीचे से ऊपर, मतलब ऐसा समझिए आप छोटे हैं, किसी बड़े को आदेश थोड़े ना देंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना। जैसे मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, ये सब चीजें, है ना। और समस्तरी का मतलब क्या होता है कि देखिए ये बताया जा रहा है कि जब संगठन या पदों सोपान, मतलब एक क्रम में भाई दोनों के समान पद है, वहां पे जो होता है ये इसे समस्तरी कहते हैं। इसकी प्रकृति अत्यंत स्वाभाविक होती है, जैसे लिखित, मौखिक, रिपोर्ट, समूह कार्य, ये सब चीजें, है ना। आगे दिया जा रहा है अनौपचारिक संचार, मतलब इनफॉर्मल। अब मतलब फॉर्मल नहीं है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी संगठन के कार्मिकों में औपचारिक कार्यों, मतलब जो कार्यालयी कार्य हैं इससे अलग, है ना, मतलब ऑफिशियल वर्क को छोड़ करके जो पारस्परिक संबंध है इसका कम्युनिकेशन अनऑफिशियल होता है। जैसे मित्र मंडली, क्लब, प्रशासनिक अनुभाग, जासूसी, ये सब, है ना। इसका जो सबसे बड़ा दोष है ये अफवाह का फैलाना है, मतलब जो मतलब जो अनऑफिशियल होता है इसमें क्या होता है, इसमें अफवाह फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है, देखिए अफवाह का फार्मूला दिया। अफवाह मतलब र्यूमर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंस है ना, एक अधिक अर्थ हो जाएगा और यहाँ पे समालोचना। तो आप आसानी से लिख सकते हैं र्यूमर इज इक्वल टू I/A/C, है ना। ये फार्मूला र्यूमर का होता है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं। सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर संचार व्यक्तिगत तथा सामूहिक भी हो सकता है। संगठनात्मक स्थिति के आधार पर संचार की 3 स्थितियां, आंतरिक संचार, और इसके बाद बाह्य संचार, और इसके बाद अंतर्वैयक्तिक संचार। ये 3 प्रकार के संचार हैं। अब देखिए संचार के मुख्यतः 3 माध्यम हो सकते हैं। श्रव्य माध्यम मतलब ऑडियो फॉर्मेट होगा, दृश्य माध्यम जिसको विजुअल फॉर्मेट कहेंगे, और श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल। देखिए श्रव्य माध्यम के बारे में बताया गया कि सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी, भेंटवानी, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप, रेडियो, सम्मितियां, है ना। ये सब होता है श्रव्य माध्यम, मतलब चीजें आप सुन करके डिसाइड करेंगे। दृश्य माध्यम का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर सिर्फ चीजों को देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा भी है देखकर या पढ़कर सूचना प्राप्त करते, जैसे परिपत्र, आदेश, पुस्तक, प्रतिवेदन, चित्र, फोटो, झंडा, स्लाइड्स, ये सब क्या होता है, ये दृश्य माध्यम है। इसमें और भी जैसे पोस्टर है, होर्डिंग्स है, मूर्ति हो गया, कोई प्रतीक चिन्ह है, शारीरिक इशारा, समाचार पत्र, पत्रिका, ये सब दृश्य माध्यम है। और श्रव्य दृश्य माध्यम का मतलब इसमें दोनों चीज़ रहेगा, ऑडियो भी रहेगा और साथ साथ वीडियो भी रहेगा। यहाँ पे लिखा है जिन माध्यमों के एक साथ सुनने और देखने दोनों की से सूचना मिलती है, जैसे टेलीविजन, देखिए टीवी में आप देखेंगे भी और आवाज़ भी सुनेंगे। वीडियो फिल्म हो गया, नाटक हो गया, व्यक्तिगत या सामूहिक अभिनय, ये सब होता है श्रव्य दृश्य माध्यम। मिलेट के अनुसार संगठनों में सम्मेलन मतलब जो कॉन्फ्रेंस होता है विधि की महत्वपूर्ण उपयोगिताएं होती हैं। देखिए मिलेट के अनुसार क्या क्या उपयोगिता हो सकती है किसी कॉन्फ्रेंस की, इसमें समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले जो भी समस्या चल रहा है उससे आपको जानकारी मिलेगी उसकी, समस्याओं का समाधान करना, ये भी यहाँ पे एक लाभ होता है। निर्णय स्वीकृति तथा निष्पादन में सहायता करना, संगठन से संबद्ध कार्मिकों में एकता का भाव उत्पन्न करना, मतलब जो भी कर्मचारी उनमें एकता का भाव उत्पन्न होगा।
कार्मिक वर्ग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, मतलब एक कार्मिक ने कैसा कार्य किया या फिर किसी भी कर्मचारी के कार्य की प्रक्रिया क्या है उसका मूल्यांकन भी यहाँ पर हो जाता है। प्रशासनिक कार्मिकों को सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यह भी कॉन्फ्रेंस का एक लाभ होता है। तो ये मिलेट के अनुसार 6 विशेष लाभ हैं जो कि कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन से संपूर्ण होते हैं। यहाँ पे दिया संचार प्रक्रिया के प्रतिमान, कोई भी संचार प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होता है। देखिए सैनन और वीवर मॉडल 1949 में आया है जिसे टेलीफोन मॉडल कहते हैं। इसमें शोर को एक बड़ी बाधा माना गया। तो शोर को बड़ी बाधा किस में माना गया, टेलीफोन मॉडल में या फिर सैनन या वीवर मॉडल में। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले एक संप्रेषक होगा जो मैसेज भेजने वाला है, ट्रांसमीटर होगा, एक संकेत होगा, प्राप्तकर्ता हो, फिर इसके बाद गंतव्य, संदेश संप्रेषण, प्राप्त संकेत संदेश और शोर स्रोत, ये सब चीजें यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे सीई ऑन्सगुड मॉडल, ये भी 1949 में आया है ना। इसमें क्या बताया गया, संचार एक सतत प्रक्रिया है। देखिए इसमें ये बताया गया कि जो कम्युनिकेशन है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस मॉडल में संप्रेषक तथा सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक क्षण संप्रेषक तो दूसरे क्षण प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। मतलब ऑन्सगुड मॉडल में ये कहा गया है कि जो संप्रेषक है और जो सूचना प्राप्त करता है दोनों एक क्षण में मतलब एक साथ होते हैं। एक संप्रेषक की भूमिका निभाता है तो दूसरा प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। जबकि वेस्ले और मैकलिन मॉडल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे इनकोडर मतलब व्याख्याता होगा, है ना, ये मैसेज को भेजेगा, यहाँ पे इसको डिकोड किया जाएगा, फिर इसके बाद देखिए ये भी मैसेज से भेजेगा और इसे डिकोड करके यहाँ पे इसे प्राप्त किया जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स आप देख पा रहे हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ करके पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कूपन कोड के सेक्शन में कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल लिखने और कोई भी स्पेस नहीं लिखना है, तो आपको उचित डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लीग मॉडल, अब कम्युनिकेशन का लीग मॉडल क्या कहता है, इसमें 6 तत्व होते हैं। देखिए एक मैसेज होगा, फिर आगे संप्रेषक, इनकोडर, मीडियम, डिकोडर और रिसीवर, है ना। मैसेज को लेते हुए यहाँ पे 6 तत्व हो जाते हैं जो कि एक कम्युनिकेशन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विल्बर श्रेम मॉडल, इसमें क्या बताया गया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित फीडबैक को संचार का अनिवार्य तत्व माना गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो है ना, इसमें फीडबैक को कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट घटक माना गया। यहाँ पे देखिए संप्रेषक मतलब जो भेजने वाला है, फिर यहाँ पे मैसेज आएगा, मीडियम आएगा, विवेचन हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा और यहाँ पे फीडबैक सबसे लास्ट में होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि जो फीडबैक है ये कम्युनिकेशन के किस स्टेज पर आता है, तो जो सबसे अंतिम स्टेप होता है, मतलब जो आपका रिएक्शन होता है मैसेज देखने के बाद, उसे फीडबैक कहते हैं। लॉसवेल मॉडल, ये हैरोल्ड डी लॉसवेल ने 1848 में बताया कि यह संचार प्रक्रिया का शाब्दिक मॉडल है। तो लॉसवेल मॉडल क्या है, शाब्दिक मॉडल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। लॉसवेल के प्रश्न है, कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहा जाता है, किसे कहा जाता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे बताया जा रहा है संचार की बाधाएं। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है। पहली बाधा है भाषा संबंधी बाधा। अब जैसे मानिए यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक, एक ये है ना, एक व्यक्ति है और यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति, ठीक। अब ये भाषा की बात करेंगे, सपोज कीजिए इनको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, और इनको सिर्फ हिंदी आती है। अब ये मतलब बड़े स्तर की बात है, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने मैसेज दिया इंग्लिश में, अब ये समझ ही नहीं पाएंगे, इन्होंने हिंदी में दिया, ये नहीं समझ पाएंगे। तो भाषा संबंधी बाधा सबसे प्रमुख बाधा है। इसके बाद है तकनीकी एवं स्थानीय शब्दावली। स्थानीय शब्दावली का मतलब, अब जैसे मान के चलिए एक विशेष क्षेत्र है ना, और यहाँ पर एक विशेष क्षेत्र है, यहाँ पर एक वस्तु है, मान के चलिए एक वस्तु एक्स है, इसका कुछ स्पेशल नाम है। अब इसी एक्स का स्पेशल नाम यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल में ऐसे समझाता हूँ, मान के चलेगा गौरैया, है ना। अब अगर इंडिया में है तो इंडिया में इसको गौरैया कहेंगे जो हिंदी बोलने वाले। अगर ये अंग्रेजी क्षेत्र में जाएंगे तो इसको स्पैरो कहा जाएगा, है ना। अब स्पैरो जब कहा जाएगा, देखिए तो ये आपकी क्या है, ये मतलब यहाँ पे स्थानीय शब्दावली का अंतर है। जैसे ऐसे समझिए, जो जापानी भाषा है ना, जापानी भाषा में गौरैया को शायद मुष्ट कहा जाता है, शायद, है ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ही यही होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में अंतर हो जाएगा, है ना। स्थानीय भाषा, ये तो मैंने स्थानीय नहीं, मैंने अंतर्राष्ट्रीय भाषा के शब्द लिख दिए। आप इमेजिन के मतलब देखा होगा आपने क्षेत्रीय शब्दों मतलब क्षेत्र में कि विशेष प्रकार के शब्दों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, है ना। ये तक स्थानीय शब्दावली की कमी हो जाएगी। व्याख्या एवं बोध की समस्या, अगर आप किसी चीज़ को व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ की, तो ये भी एक समस्या है।
इच्छा का अभाव, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं तो भी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, संचार में बाधा आएगी। माध्यम एवं प्रक्रिया की समस्या है ना, आकार एवं दूरी, तो ये 6 सामान्यतः बाधा है जो संचार की बात है। अच्छे संचार के सिद्धांत क्या है, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है बेहतर है, इसके क्या मतलब सिद्धांत हो सकते हैं। संचार एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्राप्तकर्ता की अपेक्षा अनुरूप उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण एवं समुचित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैसेज आधा अधूरा है, समय अनुसार होना चाहिए। अब पता चला आपको वो संचार 5 बजे करना है, आप उसे 8 बजे कर रहे हैं, तो ये भी एक बात है ना। समानता तथा एक रूपता हो, लोचशीलता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, और प्राप्तकर्ता को स्वीकार्य हो मतलब प्राप्तकर्ता उसे समझ पाए। ये अच्छे संचार के गुण हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो टेरी है, टेरी के अनुसार क्या है कि देखिए टेरी के अनुसार प्रभावी संचार के 8 सुझाव हैं। टेरी ने 8 सुझाव दिए। संप्रेषक को संचार की संपूर्ण जानकारी हो, पहला पॉइंट, जो मैसेज भेज रहा है उसे जानकारी होना चाहिए उसके बारे में। परस्पर विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, है ना। शब्द सरल एवं साधारण होने चाहिए। अनुभव के समान आधार की खोज करनी चाहिए। सूचना प्राप्तकर्ता का ध्यान करना एवं उसे बनाए रखना, ये होना चाहिए। उदाहरणों तथा दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। विलंबकारी प्रतिक्रियाओं का बहिष्कार करना चाहिए। टेरी ने बताया, ये सुझाव दिए। आगे यहाँ पर दोस्तों और भी पॉइंट दिए गए। अंतर्वैयक्तिक संबंध एवं संप्रेषणता, इंटरपर्सनल रिलेशन और जो कम्युनिकेशन है, इसमें बताया जा रहा है मानव व्यवहार के समाज शास्त्रीय आधारों का मौलिक स्रोत सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। ये अंतःक्रियाएं ही अनंत वैयक्तिक संबंधों का सृजन करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध एक मनुष्य की प्रत्यक्ष उपस्थिति से दूसरे व्यक्ति के प्रभावित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। अतः अंतर्वैयक्तिकता की शुरुआत पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों का अंतिम परिणाम होता है। मतलब जो अंतर्वैयक्तिकता की शुरुआत है, ये क्या होता है, पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों का अंतिम परिणाम होता है। उदाहरण जैसे माता पिता एवं बालक, है ना, मित्रों के बीच में हो गया, सहकर्मियों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान, ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया कार्यालय में पारस्परिक संवाद। अगर आप कार्यालय में संवाद करें तो इसमें क्या क्या चीज हो सकता है। देखिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके और उसे सरलता से ग्रहण भी कर सके। मतलब एक मुख्य भाषा होना चाहिए जिसमें आप कम्युनिकेशन करें और उस भाषा को आप समझ भी पाएं। सबसे पहली विशेष प्रभावी बात यह है। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुनने की तत्परता, सकारात्मकता, अभिवृत्ति तथा संवेगों के प्रबंधन की योग्यता आवश्यक है। मतलब सुनने की तत्परता, आप किसी चीज को सुनने के लिए तैयार रहिए, सकारात्मक रहिए, अभिवृत्ति होनी चाहिए, संवेग का प्रबंधन, मतलब जो भी आपके संवेग है उसे आप आसानी से नियंत्रित कर पाइए। इसमें सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, नकारात्मक अभिवृत्ति है। देखिए, अब समझिए, आपके जो सहयोगी हैं उनके अभिप्राय पर आप संदेह कर रहे हैं, आप वहां पर डाउट रख रहे हैं, तो ये निगेटिव है। आगे बताया जा रहा है झुंझलाहट या चिड़ त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। मतलब आपके अंदर झुंझलाहट है, आप त्योरी चढ़ाना मतलब जल्दी ही आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, है ना, ये नकारात्मक है। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। मौखिक संप्रेषण मतलब आप कोई बात कह रहे हैं तो आप इस बात को कैसे कहते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। आगे मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। अब किसी से आप बात कर रहे हैं, मतलब वहां पे आपका श्रवण क्षमता ही सही नहीं, तो एक बाधा हो जाएगा। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करता है कि वक्ता कितने सरल भाषा का प्रयोग करता है, यही मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता की विशेषता होती है। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का एक उदाहरण है। तो टेलीफोन का जो कम्युनिकेशन होता है वो ये यांत्रिक संप्रेषण या मैकेनिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं का एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है उसे अंतः समूह संप्रेषण कहते हैं। देखिए, अंतः समूह संप्रेषण मतलब एक ऐसा साधन होगा, एक स्रोत से ना एक साथ बहुत लोगों को सूचना मिले, ये होता है। कक्षा में संप्रेषण को संज्ञानात्मक समझा जा सकता है। जो क्लास का कम्युनिकेशन है संज्ञानात्मक होता है। एक वर्तुल संप्रेषण में संकुटक हो जाता है जब वहाँ स्रोत समूह होता है तब। आगे बताया जा रहा है कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर क्रोध को प्रकट करता है ना, तो ये नकारात्मक बात है। आगे दिया जा रहा है किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी अपनी योग्यता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है ना जो दूसरों के साथ काम कर पा रहा है, इसका महत्वपूर्ण जो योग्यता है उसकी खुद की अंतर्वैयक्तिक कौशल होने वाली। तो आज की क्लास रही दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग यहाँ पे इन सब बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे और इसको संपन्न करेंगे। अगर आप CSAT की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और